बंगाल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया ऑलरेडी, वो उत्तर प्रदेश को ऑर्डर दे चुके हैं 2 दर्जन बुलडोजर का। देख रहे हो ना भाई, योगी बाबा एक्शन, वो भी वेस्ट बंगाल में। अभी जितने भी इलीगल बांग्लादेशी जिन्होंने अभी भी बंगाल नहीं छोड़ा, सबकी माँ जुदेगी भाई। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा। के लाल टोपी काली सोच, मेरा लंड ले लिया 27वां वोट। अरे तेरी बॉम्बो का लागा। ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था हर जगह? क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस का दलाल नहीं है जो कांग्रेस उसे बचा लेगी आईडी सस्पेंड होने पे और हमला होने पे। बिना हिलाए काम नहीं चलता इसका, पागल। स्क्रॉल करना बंद कर। तुझे पता है बंगाल का सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला है? उसने बोला है कि मुस्लिम्स ने तो टीएमसी को वोट दिया था, मैं तो हिंदुओं की वजह से जीता हूँ। अरे नहीं यार, इतना डायरेक्टली कोई कैसे बोल सकता है? क्योंकि कुछ लोग कुर्सी संभालते ही नैरेटिव चेंज कर देते हैं। मतलब तभी सब लोग ये बोल रहे हैं कि बंगाल में भी योगी मॉडल आने वाला है। आने वाला नहीं, ये गेट क्रॉस कर चुका है। स्टेज पर भी योगी जी के पैर छुए, सीएम ऑफिस में भगवा, और उसके बाद ये स्टेटमेंट, मतलब फुल पावर मोड। मतलब बंगाल का एटमॉस्फेयर चेंज होने वाला है। बिल्कुल, बंगाल के लोग सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आइडियोलॉजी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब बंगाल में भी योगी जी जैसी आइडियोलॉजी खड़ी होगी। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों से विश्वास उड़ गया मेरा तो। अब मुझे लग रहा है कि मजबूरी में चुनाव मुझे ही लड़ना पड़ेगा। क्या चुनाव? ये चुनाव वुनाव तेरे से नहीं होंगे। तू तो सिर्फ धंधा कर, सिर्फ 300 रुपए में। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। हम भी तो चमचों के लिए यही कह रहे हैं, लेकिन चमचे माने ना, तभी तो। उधर पाकिस्तान वाले ये सोच के परेशान है कि हम लोग आटा कैसे खरीदे, और इधर भारत में सोना खरीदने से मोदी जी को मना करना पड़ता है। जोर से बोलो जय श्री राम, यही हमारा मोदी जी का पावर है। जो आता है पड़ोसी देश सबसे इतना साल से कब्जा करके रखा था बहुत साला। हाँ। उधर देखो बाबरी मस्जिद भी कब्जा करके रखा था। हाँ। उधर भी नरेंद्र मोदी हम लोग से ले लिया वापस। हाँ। इधर बहुत साला भी नरेंद्र मोदी वापस ले लिया। हाँ, मथुरा भी बाकी है अभी। अब हम लोग को बहुत टेंशन हो रहा है। काशी भी, कि उधर मथुरा काशी भी कहीं ना वापस चला जाए हाथ से। हाँ। अरे भैया हाँ। हम लोग, हमारा सरकार रहता राहुल जी का तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा। हाँ, राहुल जी का सरकार था तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। भाई, हाँ? जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सका आंधी, उसका क्या बिगाड़ेगा राहुल गांधी? वो कैसे? बताती हूँ। यूपी में अभी बहुत तेज तूफान आया था, जिसमें एक आदमी भी उड़ गया था। एक होल्डिंग के ऊपर मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। सही बोली ना मैंने वो शायरी? हाँ। जय श्री राम। मोदी जी की अपील का असर भाई पूरे देश में दिख रहा है। जयपुर की पुलिस गाड़ियों से चलना बंद कर दिया है, साइकिल से चलना शुरू कर दिया है। हाँ जी, लेकिन इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल से क्यों चल रहे हैं, साइकिल तो अखिलेश भैया की है। हाँ भाई, ये भी बात सही है। वैसे मोदी जी ने अपील करी है, जनता कुछ भी कर सकती है, साइकिल चाहे जिसकी हो। कांग्रेस ने किया ही क्या है भाई? कांग्रेस के टाइम पे इतना छूट था कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, और अभी पढ़े लिखे व्यक्ति को चाय बेचना पड़ रहा है और लिट्टी चोखा बेचना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा छूट दे रखी थी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट तो पप्पू भैया ने और सोनिया चाची ने दी थी, क्योंकि सारी जनता तो तेरा रील देखने में बिजी थी। और लिट्टी से याद है कि कल तेरी लिट्टी में नमक और चाय में चीनी बहुत ज्यादा थी, तो तू रील्स पे कम, दुकान पे ज्यादा ध्यान दे, और भाग यहाँ से बकलोली वाला मत ज्ञान दे। तो जी, कल तक जो 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए रो रहे थे कि महंगा है, आज वो 1 लाख रुपए का सोना लेने के लिए कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं लें, हम तो लेंगे लेंगे। वाह भाई, कुछ शर्म आया है? जीजा जमींदार, बहन चित्रकार, मां नृत्यकार और भाई हास्य कलाकार। हे भगवान, एक ही परिवार में इतने सारे फनकार। पहचान सकते हैं क्या? पहचानिए और फिर बताइए कि कौन है ये लोग और किसका है ये परिवार। विचार अवश्य करिएगा। समाज में चुल्लाहट करने वालों का एक अलग गढ़ है, जिनको गढ़चुल्ला बोला जाता है। जब से पीएम मोदी ने यह अपील की है कि अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करो, तब से इन गढ़चुल्लों के गुर्दों में अलग चुन्ने काट गए। ऐसा लग रहा है कि अभी तक रोज सुबह उठकर ये सोना चाट करके डीजल ही पिए ले रहे थे डायरेक्ट। चूतिया साला।
ऊपर से वो चूतियों की लाठी, वो अलग छाती पीट रहा है, उसकी बकरबाजी चल रही है कि पीएम कह रहे हैं ये मत करो वो मत करो। पीएम को बोल रहा है कि वो खुद वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे। अरे आंख के अंधे, दिमाग के लड़ भैरे, तेरे दिमाग को दीमक चाट गया है क्या? पीएम मोदी या पीएम किसी भी देश का पीएम वर्क फ्रॉम होम करेगा? अरे भैया, ऊपर से इसके चमन छर्रे चमचे छाती पीट रहे हैं, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अभी 1 सेकंड में तुम्हारा दल्लापन निकालूंगा, अभी दिखाऊंगा कि दल्लेपन के किस पलड़े में तुम लोग अपना हलड़ा लेकर के हमेशा बैठे रहते हो। 2013 में सेम पीएम मनमोहन ने यही देश से अपील की थी तो वो देश हित में था, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने कर दी तो वो देश हित में नहीं है। या तो फिर मनमोहन सिंह अगर बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे तो पीएम मोदी भी अर्थशास्त्री हो गए, और या तो फिर पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मनमोहन सिंह भी कॉम्प्रोमाइज रहे होंगे। यही तो मतलब है ना इस बात का। तुम लोगों के खून में जो दल्लापन है ये तुम्हारे मुंह के रास्ते भेज के खून में डाला जाता है कि शरीर के किसी और हिस्से से पाइप लगा करके अंदर भेजा जाता है? साले गोल्ड पे ये तुम्हारा ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगे चाहे ना लगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़भैरों के ऊपर ना एक्सपोज ड्यूटी हमारे जैसे क्रिएटर हमेशा लगाते रहेंगे। तभी तुम अपनी टांग अपने गर्दन के ऊपर रख करके हमेशा भागते रहोगे जब जब एक्सपोज होगे। चूतिया साला छाती पीटने आ गए, पीएम मोदी जो है वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करे? चूतिया साले। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। कांग्रेस 65 रुपए का पेट्रोल और 400 रुपए का सिलेंडर देकर इस देश को लूट रही थी। फिर एंट्री हुई इस महामानव की, जो तेल 100 रुपया और गैस सिलेंडर 1000 रुपया पार करके इस देश को लूटने से बचा लिया। कांग्रेस के जमाने में जो चमचे 3000 रुपए कमाते थे आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में जो पंचर 5 रुपए 10 रुपए में बनता था आप 300-400 रुपए पे पंचर बन रहा है। फिर भी महंगाई उनको डीजल पेट्रोल और गैस पे ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जमाने में जो 150 रुपए में ठुकवाती थी आप 300-500 रुपए में ठुकवा रही है जीबी रोड में। फिर भी चमचों को महंगाई ही दिखाई दे रहा है। उस पे भी महंगाई बोलो चमचो। क्यों, वो तुम्हारी अम्मा बहन है क्या जीबी रोड वाली? जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को। ये जर्मनी कुतिया बहुत चहक रही है, जानते हैं कारण क्या है? पिछले साल जैसे छाती पीट पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया। आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई है। देखा कितना बड़ा दल्ला है, खुश हो रहा है कि हम नीचे आ गए। मान लिया कि तो अब जर्मनी कुतिया बन गई, लेकिन तेरे माँ बाप पूरा खानदान तो आज भी भारत में खा रहा है। कुछ तो शर्म कर ले। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया है और ये कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भड़वे बिल गेट्स हमारे बचपन में बिल गेट्स में नंबर 1 में था, तो शायद टॉप 10 में भी नहीं आता होगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ नहीं। तो ये जो रैंकिंग्स होती है ना, इन्फ्लुएंस दिखाती है। चौथे से छठे में आ गया भारत, लेकिन इन्फ्लुएंस तो लगभग उसी में, फिर छठे से चौथे में आ जाएगा, लेकिन तब तो कुतिया भौंकने नहीं आएगी। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो। क्या बोला? पाकिस्तान बेटर रैंकिंग में? अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो पाकिस्तान को ऊपर दिखा दिया। इससे पता चलता है रैंकिंग का स्तर क्या है। वही पाकिस्तानी मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिता रही थी, AI वीडियो चला के 2 इसको खुश कर रही थी, वो भारत से ऊपर है। वहाँ पाकिस्तान ओवर जीत रहे, यहाँ जर्मनी कुतिया खुश हो रही है। तीसरा, इसी तरीके से वीडीएम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज, और यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया। क्या कौन सी रैंकिंग में? लिबरल डेमोक्रेसी। पढ़ो। अरे तू लिबरांडू है, तू लिबरलिज्म यहाँ बढ़ाना आ रहा है, और तूने तो बहुत पहले मोदी को डिक्टेटर और भारत को डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी? हाउ इज इट न्यूज टू यू? तू क्यों चौंक रहा है? शेयर करो इस वीडियो। शेयर कर देना भाई, और इस कुतिया की ऐसी रिलाई में मजा आता होगा तो फॉलो भी कर लेना। कोटि हमारे देवी देवता है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये तमाम के तमाम जो देवी देवता है ये मुल्क भारत में क्यों है? पूरी दुनिया में 33 कोटि नहीं पहुंच पा रहे, यही क्यों है? इसकी वजह क्या? मुझे अब ज्ञान से अगर समझाऊंगी तो समझ में आना है नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया हुआ है। तो मैं तुझे सिंपल तरीके से बता देती हूँ कि भारत में ही सारे अवतार और भारत में ही सारे भगवान इसलिए हुए क्योंकि उनको पता था यहाँ पे कितने तरह की जलवायु है, यहाँ पे पानी के सारे साधन है, यहाँ पे नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र है, तालाब है, पशु पक्षी हैं तरह तरह के, खाने के लिए अनाज है, फल है, फ्रूट है, और बहुत कुछ है यहाँ पे जो कुछ जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए भगवानों ने भारत को चुना, क्योंकि जो भारत में सब कुछ है वो सब कुछ और कहीं नहीं है। अब मेरा सवाल, क्योंकि तुम लोग सिर्फ सवाल करते हो, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा और हमारे अवतारों को तो इतनी अकल थी कि उनको कहाँ लैंड करना है, तो वो भारत में लैंड कर गए जहाँ पे सब कुछ था। लेकिन तुम्हारे वालों को रेगिस्तान में लैंड करने की क्या जरूरत पड़ी थी? वहाँ ना खाने को है, ना पीने को है, ना धोने को है, वो फिर भी वहाँ लैंड कर गए। कोई पहाड़ों में लैंड कर गया, कोई रेगिस्तान में लैंड कर गया। जिनको इतनी अकल नहीं थी कि कहाँ लैंड करना है, कौन सी जगह है जहाँ पे लैंड करना है, वो वहाँ पे लैंड कर गए। अब इस बात का जवाब देना कि वो ऐसी जगह पे क्यों लैंड किए जहाँ पे कुछ था ही नहीं। जवाब जरूर देना इसका, बहुत सवाल करते हो तुम लोग।